स्टैनली हॉपकिंस के बारे में, जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे यूनिक और इनोवेटिव पोइट्स में से एक माने जाते हैं। हॉपकिंस का जन्म 28 जुलाई 1844 को स्टैटफोर्ड एसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। वो एक बड़े और एजुकेटेड परिवार से थे। उनके फादर भी पोइट्री लिखते थे और उनकी फैमिली आर्टिस्टिक थी। इसी वजह से हॉपकिंस बचपन से ही पोइट्री और आर्ट की तरफ अटैच हुए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हाईगेट ग्रामर स्कूल से की, जहां उन्होंने पोइट्री प्राइज भी जीता। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैलियल कॉलेज गए, जहां उन्होंने क्लासिक्स पढ़ी और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स माने गए। यहीं पर उनकी मुलाकात रॉबर्ट ब्राइस से हुई, जो बाद में उनके पोएम्स को पब्लिश किया, है ना। रॉबर्ट ब्राइस ने उनके पोम्स को पोस्टमसली पब्लिश कराया, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑक्सफोर्ड के दौरान हॉपकिंस पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो गया। उन्होंने जॉन हेनरी न्यूमैन की राइटिंग पढ़ी और उनसे प्रभावित हुए। 1866 में क्रिश्चियनिटी के रोमन कैथोलिक ब्रांच में कन्वर्ट हो गए। इस डिसीजन की वजह से उनका फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस हो गया। 1868 में हॉपकिंस ने जेsuit ऑर्डर ज्वाइन किया। जेsuit बनने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी पोएम्स उनकी पोएम्स को उन्होंने जला दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पोइट्री उनके रिलीजियस लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करती है। ये उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। बाद में ट्रेनिंग के दौरान, खास करके वेल्स में, उन्होंने वेल्स लैंग्वेज और उसके पोइटिक रिदम को सीखा, जिससे उनकी पोइट्री स्टाइल को कंप्लीटली चेंज कर दिया। 1877 में वो प्रीस्ट बने। उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया, जैसे लंदन, ऑक्सफोर्ड, लिवरपूल और मैनचेस्टर, जहां उन्होंने पुअर लोगों के बीच काम किया। बाद में उन्हें डब्लिन में प्रोफेसर बना दिया गया, लेकिन वहां वो खुश नहीं थे। उनकी हेल्थ भी वीक रहती थी और उन्हें मेंटल स्ट्रगल भी होता था। 1889 में टाइफाइड फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई, जब उनकी एज सिर्फ 44 इयर्स की थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें अपनी लाइफ में कोई बड़ा रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनकी पोइट्री उनकी डेथ के बाद फेमस हुई और पब्लिश कराया रॉबर्ट ब्राइस ने। अब हम उनकी पोइट्री और स्टाइल को समझते हैं। सबसे बड़ा फीचर है उनकी इनोवेटिव स्टाइल। इन्होंने एक नया रिदम इंट्रोड्यूस किया, जिसे स्प्रंग रिदम कहा जाता है। इसमें स्ट्रेस इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिलेबल। इसका मतलब है कि उनकी पोइट्री नेचुरल स्पीच की तरह लगती है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक और म्यूजिकल होती है। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए, इंस्केप एंड इंस्ट्रेस। होता है इंस्केप का मतलब होता है किसी भी चीज की यूनिक आइडेंटिटी या उसकी दिसनेस, यानी वो क्या चीज उसे स्पेशल बनाता है। और इंस्ट्रेस का मतलब होता है वो एनर्जी या फोर्स जिसके थ्रू हम किसी चीज की इंस्केप को फील करते हैं, है ना। उनकी पोइट्री में नेचर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो सिर्फ नेचर को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि नेचर में गॉड की प्रेजेंस को दिखाते हैं। उनकी स्टाइल थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अनयूजुअल वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया है। लेकिन जब आप उन्हें अलाउड पढ़ते हैं तो उनकी पोइट्री का म्यूजिक समझ आता है। अब हम उनके इम्पोर्टेंट पोएम्स को समझते हैं। गॉड्स ग्रैंड्योर एक फेमस सोनेट है, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया गॉड की पावर से भरी हुई है। इंसान ने नेचर को डैमेज किया है, लेकिन फिर भी नेचर रिन्यू हो जाती है। इसमें होली घोस्ट का इमेज भी यूज किया है। द विंडोवर उनकी मास्टरपीस मानी जाती है। इसमें एक फाल्कन के फ्लाइट को डिस्क्राइब किया गया है और उसे क्राइस्ट का सिंबल बनाया गया है। ये पोएम इंस्केप और इंस्ट्रेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाइट ब्यूटी में वो नेचर के डैपल्ड यानी मिक्स्ड और इम्परफेक्ट चीजों की तारीफ करते हैं, जैसे स्पॉटेड एनिमल्स और कलरफुल स्काई। इसका मैसेज है कि गॉड की ब्यूटी वैरायटी में है। स्प्रिंग एंड फॉल
एक छोटी लेकिन डीप पोएम है जिसमें एक छोटी लड़की मार्गरेट लीव्स के गिरने पर रो रही है, लेकिन पोएट कहता है कि असली रीजन उसकी अपनी मॉर्टैलिटी है। फेलिक्स रैंडल एक ब्लैकस्मिथ की डेथ पर लिखी गई पोएम है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ और ह्यूमन वीकनेस दोनों को दिखाया गया है। बिन्से पॉपुलर्स ये नेचर का डिस्क्रिप्शन है ना, और एक पावरफुल प्रोटेस्ट है जहां पोएट ट्रीज के कट होने पर दुख जताता है। बिन्से पॉपुलर में नेचुरल डिस्क्रिप्शन को दिखाया है और एक ट्री के कटने पर कैसे दुख होता है पोएट को उसको डिस्क्राइब किया है। एज किंग फिशर कैच फायर, ये इस वर्क में वो कहते हैं कि हर चीज अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करती है और उसमें गॉड की प्रेजेंस होती है। उनके टेरिबल सोनेट्स जैसे कैरियन कंफर्ट एंड नो वर्स्ट देयर इज नन उनके डिप्रेशन और स्पिरिचुअल स्ट्रगल को दिखाते हैं। ये पोएम उनके लाइफ के सबसे डार्क फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम थीम को समझते हैं। उनकी पोइट्री का मेन थीम है गॉड और नेचर का कनेक्शन। वो कहते हैं कि नेचर गॉड का रिफ्लेक्शन है। दूसरा थीम है इंडिविजुअलिटी, हर चीज यूनिक है। तीसरा थीम है सफरिंग और स्ट्रगल, जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, चौथा थीम है ट्रांजिएंस, यानी लाइफ का टेम्पररी होना। अब हम कंपैरिजन से समझते हैं हॉपकिंस को। विक्टोरियन पोइट्स जैसे टेनिसन स्मूथ और सिंपल पोइट्री लिखते थे, लेकिन हॉपकिंस की पोइट्री कॉम्प्लेक्स और एक्सपेरिमेंटल है। वॉर पोइट्स जैसे रूपर्ट ब्रुक वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं, विल्फर्ड ओवन वॉर को रियलिटी को दिखाते हैं और ससून प्रोटेस्ट करते हैं। हॉपकिंस ने सबसे अलग है यहाँ पे क्योंकि उनकी पोइट्री स्पिरिचुअल और नेचर बेस्ड है। इनमें हम कह सकते हैं कि जेराल्ड मैनी हॉपकिंस एक ऐसे पोइट हैं जिन्होंने पोइट्री को कंप्लीटली नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने लैंग्वेज, रिदम और थीम में इनोवेशन करके मॉडर्न पोइट्री का फाउंडेशन रखा। उनकी पोइट्री हमें सिखाती है कि नेचर के हर छोटे से छोटे एलिमेंट में भी गॉड की प्रेजेंस होती है।